Hey everyone, so today we'll understand कि हम एक सिंपलिस्टिक सिस्टम डिज़ाइन को एक स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक सबसे सिंपल सिस्टम का डिज़ाइन है विच इज़ द सिंगल सर्वर सिस्टम. सिंगल सर्वर सिस्टम एज द नेम सजेस्ट इज़ यूजिंग अ सिंगल सर्वर. करेक्ट. अब क्या होता है कि जब भी एक यूज़र किसी वेबसाइट या किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किसी पेज को एक्सेस करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सपोज़ अब यूज़र एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं. अब ये उस वेबसाइट का यूआरएल है जो यूज़र यहाँ पे डालता है, एंड अब ये यूआरएल जाता है डीएनएस पे. डीएनएस क्या करता है, इस यूआरएल के कोरिस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस रिटर्न करता है सर्वर का, क्योंकि यूआरएल तो यूज़र्स के लिए हो गया फॉर द ईज़ ऑफ यूज़र्स कि एक इंग्लिश में हमने सिंपलिस्टिक ये नाम मेंशन कर दिया, बट इंटरनली हाउ इट इज़ आइडेंटिफाइड कि रिक्वेस्ट किस सर्वर को भेजनी है, कौन सा यूआरएल हिट हो रहा है. फॉर दैट डीएनएस क्या करता है, इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है. जैसे सबके घर होते हैं, सबके घर का एड्रेस होता है, सिमिलरली हर एक सर्वर का हमारे पास एड्रेस होता है, दैट इज़ नोन एज आईपी एड्रेस. अब आईपी एड्रेस जो है वो, अब इसमें आप देखोगे कि आईपी एड्रेस में हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स. अब इसमें ये जो फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स हैं, दे आइडेंटिफाई द नेटवर्क. ओके, दे आइडेंटिफाई द नेटवर्क, जिस नेटवर्क में सर्वर एग्जिस्ट करता है. एंड ये जो 2 पार्ट्स हैं, दे आइडेंटिफाई द होस्ट. अब होस्ट क्या होता है, किसी भी नेटवर्क में एक डिवाइस को हम होस्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सा नेटवर्क लेते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपका कीबोर्ड है, माउस है एंड प्रिंटर है. ओके, एंड ये आपस में कनेक्टेड है. सो दिस इज़ फॉर्मिंग अ नेटवर्क. एक नेटवर्क वही होता है जिसमें सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, राइट. अब इस नेटवर्क में हर एक डिवाइस को हम होस्ट बोलेंगे. तो नेटवर्क इन 2 पार्ट से आइडेंटिफाई करा जाता है, एंड होस्ट जो है वो आईपी के इन 2 पार्ट से आइडेंटिफाई करा जाता है. एंड फाइनली जो है रिक्वेस्ट सर्वर पे हिट होती है, एंड सर्वर जो है उसका रिस्पॉन्स देता है इन फॉर्म ऑफ HTML पेज और JSON. अब वेबसाइट्स के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो सर्वर पे रिक्वेस्ट गई वेबसाइट की एंड सर्वर जो है वो पूरा HTML पेज ही रिटर्न कर देता है जो कि फ्रंट एंड पे यूज़र को डिस्प्ले हो जाते हैं, या फिर सर्वर JSON में डेटा रिटर्न करता है. जो भी वेबसाइट का डेटा है वो JSON के फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट्स अ लाइब्रेरी वेबसाइट, करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी बुक्स लाइक दिस, एंड इसमें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ बुक्स आ जाएंगी विद ऑथर, टाइटल एंड सो ऑन. तो ये हमारा JSON फॉर्मेट में हो गया डेटा, राइट. ये हमारा JSON फॉर्मेट में डेटा हो गया. तो वेबसाइट्स के लिए या तो वो पूरा का पूरा HTML पेज ही रिटर्न कर देगा विद ऑल द डेटा इन इट, या फिर वो JSON रिटर्न कर देगा जो कि वेबसाइट फ्रंट एंड पे डेटा जो है उसको प्रोसेस करके विद ऑल द डिज़ाइंस एंड ऑल अप्लाइड थ्रू CSS वो यूज़र को दिखा देगी. मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए HTML पेज वैलिड नहीं होता. मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए सर्वर JSON में ही डेटा रिटर्न करेगा, एंड जो भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स होते हैं दे विल यूज़ दिस JSON डेटा टू शो द फ्रंट एंड और द पेज टू द यूज़र्स. ओके, अब ये तो हमारा हो गया सिंगल सर्वर सिस्टम जिसमें एक ही सर्वर सब कुछ हैंडल कर रहा है. जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको भी प्रोसेस करना, या फिर अगर कोई डेटा रिक्वेस्ट करा है यूज़र ने, जैसे यहाँ पे बुक्स का डेटा रिक्वेस्ट करा था, तो वो भी सर्वर, एक अकेला सर्वर ही उस चीज़ को हैंडल करेगा एंड रिटर्न करेगा यूज़र को. अब जो सबसे पहला स्टेप आता है टुवर्ड्स स्केलिंग, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सर्वर एंड डेटाबेस. तो एज़ यू कैन सी हियर कि हमने सर्वर एंड डेटाबेस को यहाँ पे सेपरेट कर दिया है.
तो अब जो भी रिक्वेस्ट है, जैसे हमने देखा कि यूज़र ने ये वाली वेबसाइट एक्सेस करी, आईपी रिटर्न हुआ, आईपी के थ्रू सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। अब जो डेटा है वो सर्वर डेटाबेस से रिट्रीव करेगा या फिर डेटाबेस में राइट करेगा एंड देन HTML पेज या फिर जेसन यूज़र को रिटर्न कर देगा। तो अब हमारे जो रीड ऑपरेशंस या डेटा पे जो राइट ऑपरेशंस है वो सारे ऑपरेशंस डेटाबेस हैंडल कर रहा है एंड सर्वर इज़ जस्ट handling or processing the request of the user, or it can do other things as well, like authentication and authorization of users, or caching and all is still handled by the server, while all the database operations are now handled by a separate database. Correct? तो अब इसमें क्या एडवांटेज होता है कि हम सर्वर एंड डेटाबेस को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। इसको पहले क्या था कि हमारे पास दोनों चीज़ें एक ही में हो रही थी, तो अगर हम स्केल करते तो सिर्फ सर्वर को स्केल करते। अब हम दोनों को उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूज़र्स बढ़ गए हैं एंड रिक्वेस्ट जो है वो ज़्यादा हिट होती है, बट डेटाबेस के रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर मिनिमल, तो डेटाबेस को स्केल करने की नीड नहीं है। उस केस में हम सिर्फ सर्वर को स्केल करेंगे। तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ सर्वर एंड डेटाबेस आर सेपरेट। एंड स्केलिंग कैसे करते हैं वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि 2 टाइप्स की हमारे पास स्केलिंग हो सकती है, दैट इज़ वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम उसी सर्वर की पावर, उसी सर्वर के CPU या फिर रैम जो है वो बढ़ा देते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में उसी सर्वर की पावर बढ़ाने के बजाय वी इंट्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सर्वर्स। एंड सेम गोज़ फॉर डेटाबेस के डेटाबेस की स्केलिंग में भी या तो हम उसी डेटाबेस की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं या फिर वी कैन इंट्रोड्यूस मल्टीपल डेटाबेसेस। अब डेटाबेसेस के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो डेटाबेसेस कौन से टाइप्स के होते हैं। हमारे पास एक तो होता है रिलेशनल डेटाबेस एंड एक हमारे पास NoSQL डेटाबेस होता है। रिलेशनल डेटाबेस में एज यू ऑल नो कि टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है SQL, राइट। एंड NoSQL डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में या एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम नहीं कह सकते कि डेटा स्टोर होता है। NoSQL डेटाबेस हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स अलाउ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर हम फर्स्ट देखें तो वो होता है की वैल्यू पेयर। तो आप कोई भी डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हॉबी स्टोर करनी है यूज़र की, तो यू जस्ट हैव अ की कॉल्ड हॉबी एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग। तो ये हो गया हमारा की वैल्यू डेटा स्टोर। देन वी हैव डॉक्यूमेंट DB। डॉक्यूमेंट DB का एक एग्जांपल हो सकता है MongoDB, राइट। MongoDB एक एग्जांपल हो गया जिसमें हम बीसन की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। बीसन इज सेम एज जेसन, इट्स बेसिकली बाइनरी जेसन। बाइनरी जेसन क्या होता है? वो जेसन का ही बाइनरी फॉर्मेट होता है, ओके। देन वी हैव ग्राफ DB जिसमें हम ग्राफ के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। और लास्टली हमारे पास आ जाता है कॉलमनर DB जिसमें अब यूजुअली हमें पता है कि अगर हम रिलेशनल डेटाबेस लेते हैं तो उसमें रोज़ के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, लेकिन कॉलमनर DB में हम कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। अब ये मोस्टली हर यूज़ केस में यूज़ नहीं होता। दिस इज़ बेसिकली यूज फॉर एनालिटिक्स पर्पसेस एंड और व्हेन वी हैव ह्यूज डेटा देन कॉलमनर DB इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक केसेस, ओके। तो ये हमारे सारे टाइप्स के डेटाबेसेस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोड बैलेंसर। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हम इंडिपेंडेंटली सर्वर एंड डेटाबेस को स्केल कर सकते हैं। एंड स्केलिंग में फॉर एग्जांपल वी टेक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड अब एक सर्वर के बजाय वी हैव 2 सर्वर्स। हमने एक नया सर्वर इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज लोड बहुत ज़्यादा था
एंड एक सर्वर से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, सो दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस्ड अनदर सर्वर। ओके, बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमने लास्ट टाइम देखा, हमारे पास अगर हम DNS पे ये URL भेजते हैं तो वी यूज़ टू गेट अ सिंगल IP एड्रेस ऑफ दिस सर्वर, जो इस सर्वर को पॉइंट करता था। बट अब तो हमारे पास 2 सर्वर्स हैं, राइट? तो इस केस में हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अगर यूज़र्स हमारे पास बढ़ गए हैं तो हम यूज़र्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कुछ यूज़र्स की रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जा पाए एंड कुछ यूज़र्स की रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे जा पाए। सो दैट वी विल डू यूजिंग दिस लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लोड बैलेंसर। ओके, अब लोड बैलेंसर क्या करता है कि यूज़र ने तो इस वेबसाइट को एक्सेस किया एंड इस वेबसाइट की रिक्वेस्ट जाती है DNS पे एंड DNS पे IP एड्रेस रिटर्न हो गया। बट इस बार ये IP एड्रेस होगा हमारा पब्लिक IP एड्रेस, जो कि इस लोड बैलेंसर के पास जाएगा एंड लोड बैलेंसर ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कि कितने यूज़र्स की रिक्वेस्ट आ रही है एंड कौन से सर्वर बिजी हैं एंड कौन से सर्वर फ्री हैं, उस हिसाब से सर्वर 1 या सर्वर 2 में रिक्वेस्ट को डिवाइड कर देगा। अब ये पब्लिक एंड प्राइवेट IP क्या है? अब जो यूज़र ने एक्सेस किया जब वेबसाइट को और जो DNS से IP रिटर्न हुआ वो है पब्लिक IP। पब्लिक IP इज़ द IP जो कि ऑल ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है एंड कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, बट प्राइवेट IP जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, इट्स प्राइवेट IP एड्रेस। तो प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है कि इट इज़ प्राइवेट टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क एंड सिर्फ उसी नेटवर्क की डिवाइसेस इस IP एड्रेस को एक्सेस कर सकती है। कोई भी बाहर की डिवाइस जो कि इस नेटवर्क के बाहर हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगी। तो जो यूज़र है वो पब्लिक IP पे रिक्वेस्ट हिट करेगा एंड उसकी रिक्वेस्ट जाएगी लोड बैलेंसर में। एंड लोड बैलेंसर क्योंकि सेम नेटवर्क में प्रेजेंट है जिस नेटवर्क में सर्वर्स हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग उस सर्वर पे कॉल जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा एंड this is how the process works. So that is all for this video. In the next video we'll see how we can scale the databases, how we introduce new databases to the system and how they are connected to each other. We'll study about caching and we'll also study about CDN. So see you all in the next lecture. Thank you. Bye bye.